नमस्कार, न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं दक्षा। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। इजराइल और हमास के बीच युद्ध पर लगा विराम। 6 घंटे की बैठक के बाद हुआ समझौता। राष्ट्रपति मुर्मू ने उड़ीसा के संबलपुर में नए भारत के लिए नई शिक्षा का किया शुभारंभ। सुप्रीम कोर्ट की नसीहत पर बाबा रामदेव ने दिया जवाब, बोले मृत्यु दंड के लिए भी तैयार। 75% आरक्षण पर बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के पाले में डाली गेंद। नीतीश कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पारित। आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट कोहली ने लगाई लंबी छलांग, गेंदबाजों को हुआ नुकसान। अब खबरें विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर से जारी युद्ध पर अब विराम लग गया है। दोनों देश आज 4 दिन के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इससे 150 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले गाजा में चरमपंथी समूह द्वारा बंधक बनाए गए 50 लोगों की रिहाई होगी और क्षेत्र में मानवीय सहायता आपूर्ति की अनुमति मिलेगी। इजराइल हमास समझौते को लेकर तेल अवीव में आज करीब 6 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद इजराइल कैबिनेट ने कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते को 3 के मुकाबले 35 वोट से मंजूरी दे दी। कतर ने इजराइल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम के लिए समझौते की पुष्टि की है और कहा है कि युद्ध विराम कब से लागू होगा, इसकी घोषणा अगले 24 घंटे में होगी। युद्ध विराम 4 दिनों का होगा। रूस से युद्ध विराम समझौते को बहुत दिनों बाद मिली पहली अच्छी खबर बताया। रूस ने कहा कि मानवीय ठहराव ही स्थायी समाधान के लिए प्रयास करने का एकमात्र तरीका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उड़ीसा के संबलपुर में नए भारत के लिए नई दिशा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ने हमेशा समाज निर्माण में महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों के मन में नैतिक और मानवीय मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि नैतिक शिक्षा हमारे जीवन निर्माण में मदद करती है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है। कार्यक्रम में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। पतंजलि के मुखिया बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट की नसीहत पर जवाब दिया है। उन्होंने आज हरिद्वार में कहा है कि यदि हम गलत पाए जाते हैं तो हमारे ऊपर 100 नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए, यहाँ तक कि हमें फांसी की भी सजा दे दी जाए। दरअसल एलोपैथी पर निशाना साधने और अपनी दवाओं के बारे में गलत दावे करने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को नसीहत दी थी। यही नहीं, अदालत ने कहा था कि यदि रोगों को ठीक करने का आपके प्रोडक्ट्स का दावा गलत पाया गया तो 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अर्जी पर अदालत ने यह तीखी टिप्पणी की थी। पीएम मोदी ने आज राजस्थान के डूंगरपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जहां से कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के हर झूठे वादे पर मोदी की गारंटी भारी है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत तय है। राजस्थान की जनता किसी भी हालत में कांग्रेस को दोबारा सत्ता नहीं सौंपेगी। उधर तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आज कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास अब केवल मुस्लिम मतदाताओं के ही वोट बचे हैं। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड में इसीलिए जीत पाए क्योंकि मुस्लिम लीग से उन्हें 35% वोट मिले थे। ओवैसी ने कहा कि हम नहीं लड़े और वे अमेठी में हार गए। अगर हमारी पार्टी वहां जाती तो क्या वे इतना रोना नहीं रोते। हम नहीं गए और स्मृति ईरानी ने उन्हें इलेक्शन हरा दिया। वे अपने परदादा, दीदी और पिता की सीट भी नहीं बचा पाए। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख नेता और पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक ऑन ड्यूटी अधिकारी को धमकाने का केस दर्ज किया गया है।
यह केस SHO की शिकायत पर दर्ज हुआ। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए ई-वीजा सेवा शुरू कर दी है। यह सेवा 2 महीने बाद फिर से शुरू की गई है। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो द्वारा इसमें भारत की संलिप्तता की बात कहे जाने के बाद यह फैसला लिया गया था। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 लोगों को बाहर निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। 10 दिन बाद अब टनल में फंसे लोगों और बचाव दल के बीच सीधी बात हो सकेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे NDRF और SDRF की टीमों ने टनल के अंदर वायर और माइक्रोफोन तक पहुंचा दिया है। रेस्क्यू कार्य में जुटे लोगों ने टनल के अंदर एक एक कर सभी 41 श्रमिकों से बात की। यही नहीं, टनल के अंदर फंसे लोगों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को जानने के लिए डॉक्टरों ने भी संपर्क किया। उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात या फिर कल सुबह तक सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। PM मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पनौती संबंधी टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ निर्वाचन आयोग से इस झूठे दावे के लिए कार्रवाई का अनुरोध किया कि PM मोदी जब गुजरात के CM थे उस समय उनकी जाति को OBC सूची में शामिल किया गया था। 75% आरक्षण पर बिहार ने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने 75% आरक्षण वाले कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार से मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है और इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा है। राज्य कैबिनेट ने केंद्र से इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग की है। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश सरकार बिहार के गरीब एवं बेघर परिवारों को आर्थिक रूप से मदद करेगी। CM नीतीश कुमार ने बताया कि अगले 5 सालों में लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपए इन योजनाओं के तहत खर्च किए जाएंगे। यह राशि किश्तों में अलग अलग योजनाओं के जरिए लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी। CM ने कहा कि जाति आधारित गणना के मुताबिक सभी वर्गों को मिलकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। राज्य सरकार इन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने हेतु 2 लाख रुपए देगी। यह राशि किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा 63,850 परिवार को जमीन खरीदने के लिए सरकार 1 लाख रुपए देगी। पहले यह सीमा 60,000 रुपए ही थी। साथ ही इन परिवारों को मकान बनाने के लिए अलग से 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब 1 लाख रुपए के बजाय 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। CM नीतीश ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नीतीश कैबिनेट ने बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भागियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। DA को 42 से बढ़ाकर 46% कर दी गई है। 7वें वेतनमान के कर्मियों को अब 46% DA मिलेगा। उधर बिहार के CM नीतीश कुमार द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज कहा कि नीतीश कुमार के सत्ता में रहते राज्य का विकास संभव नहीं है। बिहार का लगभग 88% बजट केंद्र की मोदी सरकार देती है। राज्य सरकार की हिस्सेदारी महज 12% की है और उन्होंने कहा कि चुनाव आया है तो ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, मगर इतने साल CM रहते हुए इन्होंने क्या किया। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर सियासत चरम पर है। पूर्व CM और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जहरीली शराब से हुई मौतों को नहीं रोक पा रहे हैं तो शराबबंदी कानून का क्या मतलब। उन्होंने बिहार सरकार को गुजरात से सबक लेने की भी नसीहत दी। मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि CM नीतीश दलित वर्ग के गरीब लोगों को जहरीली शराब के नाम पर थोड़ी थोड़ी मौत बांट रहे हैं। जनरल डायर टाइप सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए ताकि CM की नफरत का अंत हो। दिवाली और छठ के बाद वापस लौटने वालों की बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है।
गया जंक्शन पर प्लेटफॉर्म पर जन सैलाब उमड़ आया। आलम ये था कि ट्रेन पर चढ़ जाना जंग जीतने के बराबर हो गया। ट्रेनों में भीड़ इस कदर है कि कई ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रही है। गया जंक्शन से दिल्ली, मुंबई, सूरत, कोलकाता और लुधियाना जैसे शहरों में जाने वाली ट्रेन पैक है। उधर झारखंड कैबिनेट ने भी 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तृतीय घटक भागीदारी में किफायती आवास के तहत मिहिजाम नगर परिषद के कानगोई में कुष्ठ रोगियों के लिए 64 आवास के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 8,20,33,000 रुपए की मंजूरी मिली है। झारखंड विधानसभा का आज 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन और मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा किसी भी राज्य के लिए जाति धर्म से ऊपर है। यहाँ न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि पशु और पर्यावरण के लिए भी विचार किया जाता है। सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि यहाँ किसी उम्मीद के साथ आते हैं। इस दौरान मानिका विधायक रामचंद्र सिंह को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया। अब खबर खेल के मैदान से। आईसीसी वनडे रैंकिंग्स में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने लंबी छलांग लगाई है। वे अब दुनिया के तीसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे आगे पाकिस्तान के बाबर आजम और भारतीय ओपनर शुभमन गिल है। गिल इस समय वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चौथे पायदान पर है। वहीं वनडे बॉलर्स रैंकिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज दूसरे से तीसरे पायदान पर खिसक गए हैं। वहीं कुलदीप यादव छठे से 7वें स्थान पर फिसल गए हैं। मोहम्मद शमी 10वें स्थान पर है। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में रविंद्र जडेजा भी 10वें स्थान पर फिसल गए हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार झारखंड में तापमान में तेजी से गिरावट का प्रभाव सुबह और शाम साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। लगातार पछुआ हवा चलने से दिन का पारा नीचे आ गया है, तो वहीं रात का पारा 15 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया है। वहीं सबसे खराब हवा राजधानी पटना और पूर्णिया की है, जहां AQI 350 के पार है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरह से दर्श न्यूज पर।